एक राज्य था जिसका नाम प्रतापगढ़ था। वहां लालमणि नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। लालमणि बहुत ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान था, लेकिन वो एक भला आदमी था। अपनी गरीबी में भी वो सुख और संतोष से अपना जीवन जी रहा था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहने लगी, सुनिए जी, आज हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है। न बेसन है, न घी, न गुड़। आप ये सब चीजें किसी तरह से ले आओ तो हम दोनों हलवा खा सकते हैं। लालमणि ने कहा, चिंता मत कर भाग्यवान, मैं अभी बाजार से जाकर ये सभी चीजें लेकर आता हूं। जब लालमणि अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो वो मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से कह तो दिया कि ये सब चीजें लेकर आता हूं, लेकिन कैसे लाऊं और कहां से लाऊं? मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो सोचने लगा, चलो अपने पड़ोसी सूर्य सिंह के पास चला हूं, वो जरूर मुझे कुछ पैसे उधार दे देगा। जब लालमणि पड़ोसी के घर पहुंचा तो पड़ोसी ने कहा, अरे तुम लालमणि, आओ, क्या हालचाल है और भाभी कैसी है? लालमणि ने कहा, और सब कुछ तो ठीक है भाई, मगर अचानक कुछ रुपयों की जरूरत आ पड़ी थी। सोचा अभी तुमसे उधार ले लूं, बाद में तुम्हें चुका दूंगा। पड़ोसी सूर्य सिंह मन ही मन में सोचने लगा, ये गरीब लकड़हारा भला कहां से चुकाएगा उधार? इसे कुछ भी दे दूं तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी। ये सोचकर वो बोला, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो मित्र। देखो ना, मैं तो वैसे राजा का महावत हूं, पर तुम्हारी ही तरह गरीब हूं। आजकल तो मेरा हाथ बहुत ही तंग चल रहा है। अब अपनी हालत के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं। आज तुम्हारी भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा था, मगर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है जो बाजार से कुछ ला सकूं। लालमणि ने कहा, ओह, तब तो मैंने नाहक ही तुम्हें तकलीफ दे दी। अच्छा, चलता हूं मैं। तभी सूर्य सिंह की पत्नी की आवाज रसोई घर से आई, जी सुनिए, खीर बनकर तैयार है। रसोई घर से आई पत्नी की आवाज सुनकर एक बार तो महावत हड़बड़ा गया, मगर फिर तुरंत वो स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा मित्र, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने लायक भी पूरी न पड़े, मगर आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। इसके बाद लालमणि उसके घर से चला गया। बाहर निकलकर लालमणि सोचने लगा, सूर्य सिंह मुझे कुछ देना नहीं चाहता था, इसीलिए कुछ न होने का दिखावा कर रहा था। रसोई घर से भीनी भीनी सुगंध भी आ रही थी। जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। वो अपने ही विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था, अब क्या करूं? किसके पास जाऊं? कौन देगा मुझे उधार? लगता है पत्नी की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। चलते चलते लालमणि की नजर एक बड़े सुंदर घर पर पड़ी, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। निकट से गुजरते हुए एक राहगीर को रोककर लालमणि ने पूछा, क्यों भाई, किसका मकान है ये? आज इतनी सजावट क्यों है यहां पर? राहगीर बोला, अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये नगर सेठ शंभू प्रसाद जी की हवेली है। विवाह के 15 साल के बाद सेठ जी के यहां बेटे का जन्म हुआ है। ऐसी धूमधाम में अब वो खर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? राहगीर ने आगे कहा, आज सेठ जी के बेटे का जन्म हुए 5 दिन बीत चुके हैं। कल छठी की पूजा की जाएगी, नामकरण संस्कार होगा, मगर ये सजावट और धूमधाम शायद कई महीनों तक चलेगी। ये सब बातें सुनकर लालमणि मन ही मन में सोचने लगा, कल होगी दावत, मगर मेरी पत्नी रामती की इच्छा तो आज हलवा खाने की है। लालमणि मन ही मन में कुछ तरकीब सोचने लगा। कुछ ही क्षणों के बाद उसके मन में एक उपाय आया और उसकी आंखें चमकने लगी। वहां से निकलकर वो सीधा बाजार में गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जा पहुंचा। व्यापारी से कहने लगा, राम राम सेठ जी, बेसन की कितनी बोरियां होंगी गोदाम में? व्यापारी ने पूछा, राम राम भैया, कहां से आए हो? लालमणि ने कहा, मैं सेठ शंभू प्रसाद के यहां से आया हूं। कल उनके लड़के का नामकरण संस्कार है ना।
लड़का हुआ है सेठ जी को। व्यापारी ने कहा, अच्छा, तब तो हमारी तरफ से बधाई बोलना। और हाँ, कितनी बोरी बेसन चाहिए सेठ जी को? लालमणि बोला, ये तो मुझे पता नहीं। मुझे तो केवल इतना कहा है कि लाल सूरज भान के यहां पर पता कर लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां है और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना। सेठ ने कहा, देखो भाई, गोदाम में रखने का तो अपना धंधा नहीं है। इस हाथ लेते हैं और उस हाथ बेच देते हैं। फिर भी यूं समझ लो कि कम से कम 30-40 बोरियां होंगी और इतने में तो सेठ जी का काम चल ही जाएगा। और जहां तक नमूने के तौर पर तुम्हें बेसन देने की बात है, वो मैं अभी दिवा देता हूं। सेठ ने अपने नौकर को आवाज लगाई, हरिया ओ हरिया, अरे भाई हरिया, जल्दी इस आदमी को एक पाव बेसन दे दो। ये नमूने के तौर पर ले जाकर अपने सेठ शंभू प्रसाद जी को दिखा देगा। लालमणि ने एक पाव बेसन लिया और वहां से चला बना। इसके बाद लालमणि वहां से एक घी के व्यापारी के पास पहुंचा। लालमणि ने कहा, राम राम लाल जी, जय राम जी की। घी के 50 पीपे होंगे सेठ जी? व्यापारी ने कहा, 50 क्यों, मिल जाएंगे। पर तू आया कहां से है रे? किसने भेजा है तुझे? लालमणि ने कहा, सेठ शंभू प्रसाद जी ने। कल के बेटे का नामकरण संस्कार है ना, घी के लिए पूछ रहे थे। कहा है कि खुले पीपे से थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। व्यापारी ने कहा, आए। तो क्या कल जो घी दिया था वो मिलावटी था? जाकर कह देना अपने सेठ से, लेना है तो ले, नहीं तो ना ले। नमूना वमूना हम नहीं देते। उसकी बात सुनकर लालमणि हैरान रह गया और चुपचाप वहां से खिसक गया। नगर में घी के कई और व्यापारी भी थे। लालमणि एक दूसरे घी के व्यापारी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। वो सेठ कहने लगा, अरे, सेठ शंभू प्रसाद ने हमें याद किया। ये तो हमारे धन्यवाद है। तुम चिंता न करो, नमूने के तौर पर घी मैं तुम्हें अभी दे देता हूं। और फिर सेठ ने एक बर्तन में लालमणि को नमूने के तौर पर थोड़ा सा घी दे दिया। लालमणि बड़ा ही खुश होकर वहां से घी लेकर चला बना। इसके बाद लालमणि एक गुड़ के व्यापारी के पास गया और उसे भी यही बात कही कि उसे नगर सेठ शंभू प्रसाद ने भेजा है और नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ चाहिए। सेठ ने फटाफट बड़ी ही खुशी से एक ढेली गुड़ की लालमणि को देते हुए कहा, अरे, तो जल्दी कर, ये ले, एक ढेली बिल्कुल चोखा गुड़ है और जल्दी लौटकर बताइए कि गुड़ की कितनी बोरियां भेज दूं। फटाफट जा, कहीं मिठाई बनने में देर न हो जाए। लालमणि गुड़ की ढेली लेकर वहां से चला बना। अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो चुका था। वो शाम के समय अपने घर पर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। पत्नी बोली, अरे, आप तो सारा सामान ले आए। मैं तो सोच रही थी कि आज मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। चलिए, मैं फटाफट हलवा बना देती हूं। पत्नी ने झटपट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। संयोग की बात है, इस रात को राज्य के राजा प्रताप सेन भेष बदलकर उस राज्य में घूम रहे थे और ठीक इस समय वो लकड़हारा लालमणि की झोपड़ी के बाहर खड़े थे और दोनों पति पत्नी की बातें वो सुन रहे थे। अंदर झोपड़ी में लालमणि ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, तुमने हलवा तैयार तो कर दिया है, मगर हम इसे अभी नहीं खाएंगे। पत्नी ने पूछा, क्यों? लालमणि ने कहा, अरे, वो अपना पड़ोसी है ना, राजा का महावत सूर्य सिंह। तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ पैसे उधार मांगने गया था, तो वो कह रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी हलवा खाने की है। अगर वो इस वक्त यहां पर आ गया तो हमें न चाहते हुए भी हलवे में से कुछ हिस्सा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे हिस्से क्या आएगा? पत्नी ने कहा, हे राम, फिर तो मैं दिया बाती बिना जलाऊंगी। अंधेरे में ही हम दोनों बैठकर ये हलवा खा लेंगे। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। वो दोनों अंधेरे में ही बैठकर हलवे का आनंद लेने लगे। इसी क्षण राजा प्रताप सेन भी झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गए और अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथ बैठकर हलवा खाने लगे।
दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा आदमी भी उनके साथ बैठकर हलवा खा रहा है। राजा प्रताप सेन के आ जाने से हलवा कुछ जल्द ही खत्म हो गया। इस पर लालमणि और उसकी पत्नी दोनों को ही बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लालमणि ने अपनी पत्नी से कहा, अरे, हलवा इतनी जल्दी खत्म हो गया? रामती ने तुरंत दिया जला दिया। तभी लालमणि ने देखा कि वहां पर एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था, जिसे देखकर वो हैरान रह गया और कहने लगा, अरे, तुम कौन हो भाई? राजा ने कहा, मैं तुम्हारा मेहमान हूं। हलवा तुमने बहुत ही अच्छा बनाया, ये मेरी ओर से उपहार समझकर रख लो। लालमणि ने कहा, नहीं भाई, अभी तुमने खुद ही कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों को कुछ खिलाने के लिए कोई कीमत नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि तुमने चुपचाप जो हलवा खा लिया तो मेरी पत्नी के लिए वो कम पड़ गया। मैं बड़ी ही मुश्किल से कुछ न कुछ उपाय करके हलवे का सामान इकट्ठा करके लाया था। उसकी बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, अच्छा, जरा बताओ तो कि तुम किस प्रकार से ये सामान लेकर आए थे? राजा के प्रश्न के उत्तर में लालमणि ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच सच बताई कि कैसे उसने बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया था। फिर बोला कि अब सारा सामान खत्म हो गया है, अब हलवा और नहीं बनाया जा सकता। राजा ने कहा, मुझे माफ करना मित्र, मैं मजाक में तुम पति पत्नी की इच्छा की पूर्ति में बाधक बन गया। अब तुम मुझे स्वर्ण मुद्रा भी लेने तैयार नहीं हो, किंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए मेरी एक बात मानो। कल सुबह तुम महाराज प्रताप सेन के राज दरबार में जाना, वो अवश्य ही तुम्हारी कोई न कोई सहायता करेंगे। इतना कहकर राजा प्रताप सेन वहां से चले गए। महल में आकर उन्होंने अपने शाही वस्त्र पहने और अपने एक पहरेदार को आदेश दिया, कल एक गरीब आदमी महल में आएगा जिसका नाम लालमणि है, उसे बिना किसी रोकटोक के और सम्मान के साथ मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। पहरेदार ने कहा, जो आज्ञा महाराज। अगले दिन सुबह के समय लालमणि की पत्नी ने अपने पति को उठाया और कहा, आज आपको तो राजमहल के लिए जाना है। जी सुनिए जी, आप पहली बार राजमहल जा रहे हो, क्या खाली हाथ जाओगे? महाराज के लिए तुम्हें कोई भेंट ले जानी चाहिए। लालमणि ने कहा, अरे, हमारे पास है ही क्या महाराज को देने के लिए? पत्नी ने कहा, अरे, आप चिंता मत कीजिए, जाइए राजमहल, देखिए क्या होता है। और सुनिए, जहां तक उनको उपहार देने की बात है, परसों ही मैंने एक कबूतर पकड़ा था। मैंने उसके पैर काट दिए हैं उसको पालतू बनाने के लिए। आप तो लकड़ी काटने के लिए जंगल चले जाते हैं और दिन भर मैं घर में अकेली रहती हूं। सोचा था कि उस कबूतर से अपना दिल बहला लिया करूंगी। आप वही कबूतर महाराज को उपहार देने के लिए ले जाइए। लालमणि अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की ओर चल दिया। ठीक इसी समय राजमहल के पहरेदारों ने राजा प्रताप सेन के पास आकर कहा कि एक दूत उनसे मिलना चाहता है। दूत को महाराज के सामने उपस्थित किया गया। दूत बोला, महाराज की जय हो, मैं चारुदत्त, सुल्तानगढ़ के राजा का राजदूत। हमारे महाराज ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। राजा ने पूछा, क्या पैगाम भेजा है राजदूत? हमें बताओ। दूत ने कहा, महाराज, ये पैगाम सांकेतिक है जो आपको समझना होगा और फिर उसका उत्तर देना होगा। ये कहते हुए उस दूत ने खड़िया से फर्श पर एक गोल घेरा बना दिया और जेब से कुछ गेहूं के दाने निकालकर उस गोल घेरे के चारों ओर फैला दिए। इसके बाद वो राजा से बोला, महाराज, यही पैगाम है हमारे महाराज का। अब आप इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं? ये देखकर महाराज सोचने लगे, ओफ, ये इस दूत ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। सुल्तानगढ़ हमारे राज्य से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली और विशाल है। उसके राजा सुल्तान सिंह को अप्रसन्न नहीं किया जा सकता। राजा की समझ में इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा कि बताएं इस पैगाम का क्या अर्थ है, परंतु महामंत्री और बाकी सभी मंत्री मिलकर भी इस पैगाम का कोई उत्तर न समझ सके। पूरे राज दरबार में सनसनी और भय का माहौल पैदा हो गया।
मंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन सुल्तानगढ़ के राजा का यह संदेश मेरी समझ से बाहर है और बाकी दरबारी भी इसका कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। राजा सोचने लगे, ओफ, अब हम क्या करें? इस पैगाम का क्या उत्तर दे इस राजदूत को? तभी राजदरबार में लाल मणि का आगमन हुआ। लाल मणि ने महाराज को देखकर प्रणाम किया। उन्हें देखते ही लाल मणि समझ गया कि ये वही व्यक्ति है जो रात को भेष बदलकर मेरे घर पर आया था। राजा ने भी लाल मणि को पहचान लिया। राजा प्रताप सेन की नजर जैसे ही लाल मणि पर पड़ी, उन्हें पिछली रात की घटना याद आ गई। दिमागी रूप से बेहद परेशान होने के बावजूद उन्होंने बड़े ही प्यार से लाल मणि का स्वागत किया। राजा ने कहा, आओ मित्र, तुम्हारे राज दरबार में आने की बात हम बिल्कुल भूल ही गए थे, इसीलिए तुम्हारे स्वागत सत्कार का कोई प्रबंध नहीं करवाया। लाल मणि ने कहा, महाराज, मैं तो आपका सेवक हूं और आपके दर्शन के लिए आया था। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आपने मुझे पहचान लिया। मैं क्षमा चाहता हूं, कल मैंने आपको नहीं पहचाना था, इसीलिए अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो नादान समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा। राजा ने कहा, अरे, इसमें माफी की क्या बात है? बल्कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए कि राजा होते हुए भी तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में बाधक बन गए। राजा प्रताप सेन और लाल मणि की बातों को कोई मंत्री और दरबारी समझ न सका। कुछ देर बातें करने के बाद लाल मणि राजा प्रताप सेन के चिंतित चेहरे को देखकर समझ गया कि महाराज किसी परेशानी में है, इसीलिए वो बोला, आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं महाराज। यदि आप चाहे तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हैं। लाल मणि अपने कबूतर को झोले में रखकर अपने साथ लाया था। राजा प्रताप सेन ने एक क्षण सोचा, फिर लाल मणि को अपनी परेशानी बता दी। उनकी बात सुनकर लाल मणि ने कहा, ओह, तो सुल्तानगढ़ के राजा के इस पैगाम ने आपको परेशान कर रखा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसका उत्तर दे दूं। राजा ने कहा, अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारा हम पर बहुत ही उपकार होगा। लाल मणि ने अपने झोले में से कबूतर को निकाला और उसे घेरे के बीच में कबूतर को छोड़ दिया। कबूतर एक क्षण के लिए रुका और उस घेरे के बाहर पड़े हुए गेहूं के दानों को देखने लगा। फिर आगे बढ़कर उसने सारे गेहूं के दाने फटाफट चुग लिए। थोड़ी ही देर में कबूतर गेहूं के सारे दाने खा चुका था। ये देखने के बाद सुल्तानगढ़ से आए हुए राजदूत ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपने पैगाम का उत्तर मिल गया है। अब मैं यहां से चलता हूं। दूत के जाने के बाद महाराज ने लाल मणि से पूछा, एक बात बताओ लाल मणि, ये सारा तुम किस लिए लाए थे? लाल मणि ने कहा, महाराज, मैं इसे आपको उपहार के रूप में देने के लिए लाया था, किंतु मुझे खुशी है कि ये आपकी परेशानी को हल करने का एक माध्यम बन गया। बात असल में ये थी कि मैं पहली बार आपके दर्शन के लिए आ रहा था, इसीलिए मेरी पत्नी रामती ने मुझे कहा कि खाली हाथ महाराज के दर्शन के लिए जाना ठीक नहीं है, कुछ न कुछ भेंट उन्हें अवश्य देनी चाहिए। तो मैं एक कबूतर आपको उपहार के रूप में देने के लिए ले आया। राजा ने बड़ी खुशी से लाल मणि का उपहार स्वीकार किया। फिर कहने लगे, लेकिन एक बात और बताओ लाल मणि, तुमने सुल्तानगढ़ के राजा सुल्तान सिंह के पैगाम का क्या अर्थ लगाया और उसका जो उत्तर तुमने दिया वह क्या था? लाल मणि ने कहा, बहुत ही मामूली सी बात है महाराज। सुल्तानगढ़ के राजा ने गोल घेरे को आपका राज्य मानकर गेहूं के दानों को फैलाकर अपनी सेना द्वारा आपके राज्य को चारों ओर से घेर लेने का संदेश भेजा था और राज्य पर आक्रमण करने का इरादा रखते थे। मैंने कबूतर को गोल घेरे में छोड़ दिया, जिसने सारे गेहूं के दानों को साफ कर दिया और उन्हें यह संदेश दिया कि हमारी सेना इतनी बुलंद है कि वो उनकी सेना को गेहूं के दानों की तरह साफ कर देगी। लाल मणि की बात सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, शाबाश लाल मणि, तुम्हारा दिया हुआ उत्तर हमें बड़ा ही पसंद आया है। हम आज से ही तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। महामंत्री जी, लाल मणि के लिए एक बड़ा ही सुंदर भवन तैयार कीजिए
उस दिन के बाद से लालमणि राजा का विशेष सलाहकार बनकर अपना जीवन बिताने लगा।